मैं समझ रहा था कि मुझे क्लोजिंग करना है, मगर क्लोजिंग मुराद अली शाह साहब कर रहे हैं। कराची अदबी फेस्टिवल में एक सेशन सदर मुमलिकत मोहतरम आरिफ अलवी साहब का था, एक सेशन वफाकी वज़ीर मोहतरम असद उमर का था, एक सेशन नून के पुराने वज़ीर मुफ्ता साहब का था। अगला सेशन आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार साहब का होगा और आखिर में सेशन जो है वो मुराद अली शाह साहब का है, चीफ मिनिस्टर सिंध। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि इन सब का ताल्लुक भी अदब से है, मुझे मालूम नहीं था। मुझे आज कुछ बोलने के लिए उन्वान दिया गया था, मेरी मर्जी। मेरी उम्र 82 साल है। 82 बरस की उम्र में जिस्म ही नहीं रहता तो मेरी मर्जी कैसे चले। सादत हसन मंटो का अफसाना था नया कानून, वो अफसाना था। आज नया कानून आ गया है, ये अफसाना नहीं हकीकत है। मंटो के अफसाने नया कानून में मंगो टांगा चलाता था। आज का नया कानून पढ़ के पढ़े लिखे लोग सोच रहे हैं कलम छोड़कर टांगा चलाने लगे। अकबर इलाहाबादी ने 100 बरस पहले इस कानून के बारे में कहा था, उनकी सब सुनते हैं अपनी नहीं कह सकते कुछ, उनकी सब सुनते हैं अपनी नहीं कह सकते कुछ, क्या कयामत है ज़बान कट गई और कान रहे। एक तरफ तो हुकूमत महाजरों के हाथ जोड़ रही है, अदम एतमाद को फेल करवाएं, दूसरी तरफ पीका ले आई। पीका का ताल्लुक सिर्फ पान से है, बगैर पान के पीका की कोई हैसियत नहीं है। नब्बे दिन कोविड ने मुझे पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया था। कोविड के बगैर भी यहाँ सांस लेना दुश्वार था, मगर इस बीमारी ने सांस को गोद ले लिया था। 17 दिन ऑक्सीजन पर रहा, तकरीबन 70 दिन ऊपर टंगी हुई पानी की बोतलों पर। दूसरी हर किस्म की बोतलों को डॉक्टर ने मुझसे दूर रखने के लिए कहा। दाग दहलवी का 200 बरस पुराना शेर जो उन्होंने वेंटिलेटर पर लिखा था, जबकि उस ज़माने में वेंटिलेटर नहीं था, मुझे याद आ गया। देख लेने को तेरे सांस लगा रखा है, सांस लगा रखा है, ये वेंटिलेटर है। देख लेने को तेरे सांस लगा रखा है, वरना बीमारे गमी हिज्र में क्या रखा है। कमरे में कोई नहीं आता था, मैं अकेला था। मशीनें लगी हुई थी, बेगम और बच्चे दरवाजे के बाहर से देखते थे। जानिसार की एक नज़्म मुझे याद आई, मत रोको इन्हें पास आने दो, ये मुझसे मिलने आए हैं। मैं खुद न जिन्हें पहचान सकूं, कुछ इतने धुंधले साए हैं। दो पांव बने हरियाली पर, एक तितली बैठी डाली पर, कुछ जगमग जुगनू जंगल से, कुछ झूमते हाथी बादल से, कुछ चांद चमकते गालों के, कुछ भौरे काले बालों के, कुछ नाजुक शिकने आंचल की, कुछ नर्म लकीरें काजल की, एक खोई कड़ी अफसानों की, दो आंखें रोशनदानों की, एक सुर्ख दुलाई गोट लगी, क्या जाने कब की चोट लगी। मत रोको इन्हें पास आने दो, ये मुझसे मिलने आए हैं। एक छल्ला फीकी रंगत का, एक लॉकेट दिल की सूरत का, रुमाल कई रेशम से कड़े, वो खत जो कभी मैंने न पढ़े। कुछ शेर पुरानी गज़लों के, उन्वान अधूरी नज़मों के, टूटी हुई एक अश्कों की लड़ी, एक खुश कलम एक बंद घड़ी। कुछ साथी छूटे छूटे से, कुछ रिश्ते टूटे टूटे से, कुछ बिगड़ी बिगड़ी तस्वीरें, कुछ धुंधली धुंधली तहरीरें। मत रोको इन्हें पास आने दो, ये मुझसे मिलने आए हैं। बस यूँ समझ लें, कोविड ने मेरा जुलूस निकाल दिया था।
जुलूस के असली मानी हैं बादशाहों या अमीरों की सवारी। आज बगैर कोविड के बिलावल भुट्टो सिंध से जुलूस निकालकर इंसाफ का तख्ता उलटने निकल पड़े हैं। शाह महमूद कुरैशी अली जैदी जुलूस निकालकर मोहम्मद बिन कासिम बन गए, सिंध पर चढ़ाई कर रहे हैं। अली जैदी ने कहा, जिन लोगों को इस्लामाबाद अपने काम से जाना था वो बिलावल के जुलूसी गाड़ियों में बैठ गए और किराया बचा लिया। MQM किसी जुलूस में शामिल नहीं है क्योंकि तकरीबन उनका भी जुलूस निकल चुका है। सोच रही है मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमारे साथ लोग तब्दीली की वजह से आए हैं। कुरैशी साहब, तब्दीली तो 3 साल पहले आ चुकी है, क्या ये फिर तब्दीली चाहते हैं? फिर कुरैशी साहब ने कहा, नहीं अनवर, सिंध में तब्दीली चाहते हैं। साहब, सिंध में तब्दीली के लिए तहरीक इंसाफ को पहले भुट्टो को मारना होगा। जब तक भुट्टो जिंदा है सिंध में तब्दीली नहीं आ सकती। घर में बच्चे मर रहे हैं, मरने से पहले वो अपनी माँ से कहते हैं, जिए भुट्टो, फिर मर जाते हैं। तहरीक इंसाफ को तब्दीली लाने के लिए भुट्टो के नाम को इस्तेमाल करना होगा। भुट्टो जैसा सिंध को रोशन देखना चाहता था, हम भी सिंध को उतना ही रोशन देखना चाहते हैं। हर तकरीर में आपको कहना पड़ेगा, सिंध के लिए हमारे सारे मंसूबे बेनज़ीर हैं और जब मुकम्मल हो जाएंगे तो सिंधियों को नुसरत मिलेगी। हमें उम्मीद है सिंध पर मुर्तज़ा अली का करम होगा। हम वज़ारत सस्सी पलेजों की जगह सस्सी पुन्नू को देंगे। आपकी हर मुराद इंशाअल्लाह अली पूरी करेगा। राग बिलावल हमारा कौमी राग होगा। गवर्नर इस्माइल के नाम के साथ भुट्टो लगाना पड़ेगा, इमरान इस्माइल भुट्टो। आप आराम से ऐसा कर सकते हैं। जब बिलावल अपने नाम के साथ भुट्टो लगा सकता है तो ये हक सिंध में सबको है। जैदी खुरो अली, जैदी साहब को भी नाम बदलना होगा। जैदी खुरो अली। सिंध के छोटे शहरों और गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो सिर्फ नाम सुनकर वोट देते हैं और साथ देते हैं। जब वो सुनेंगे इमरान इस्माइल भुट्टो और जैदी खुरो अली तो इनकी तरफ हो जाएंगे। मार्च का महीना कुदरत ने सिर्फ फौज के लिए बनाया है, जिसे वो बड़े प्यार से क्विक मार्च कहते हैं। फौजी कभी नहीं चाहेंगे कि उनके अलावा इस महीने में इस्लामाबाद में कोई और मार्च करे। मार्च में बिलावल मार्च, फजल रहमान मार्च, मरियम या शहबाज मार्च, बलोची मार्च, औरत मार्च। मार्च में पिंडी में टेस्ट मैच हो रहा है, एम्पायर की उंगली किसी वक्त भी उठ सकती है। फौज ने मार्च शुरू कर दी तो फिर क्या होगा? फवाद चौधरी और शेख रशीद ने कहा, हमारी हुकूमत और आर्मी एक पेज पर हैं। शायद इन दोनों को पता नहीं, दूसरे पेज पे नेवी है। ये बातें जो मैं कह रहा हूँ ये कोई खबर नहीं है, वरना झूठी खबर सुनाकर मैं 5 साल के लिए जेल जा सकता था। ये सारी बातें मेरा दिल कह रहा है, और बकौल फराज दिल की क्या बात करें, दिल तो है नादा जाना। नहीं, बस कुछ सुनाऊंगा कुछ। अब 1 घंटे का सेशन रख दिया है तो
हाँ बेटा। 9 नवंबर अल्लामा इकबाल की पैदाइश का दिन था। दुबई एक्सपो के पाकिस्तान पवेलियन में मुझे इकबाल पर बात करने के लिए बुला लिया गया। इकबाल से मेरी ख़त किताबत है। मैंने उनको इस प्रोग्राम की इत्तला दी। अल्लामा का ख़त मेरे पास आया। उसके जवाब में, अनवर मकसूद, बहुत दिनों बाद तुम्हारा ख़त आया, जानकर खुशी हुई तुम अभी हो। दुख हुआ कि तुम इकबाल डे के सिलसिले में दुबई जा रहे हो। कितनी बार कह चुका हूं, इकबाल डे की तकरीब में ना जाया करो। इकबाल दुबई में क्या कहोगे? इकबाल का दुबई से क्या वास्ता? इकबाल को तो ना दिरहम की आरजू थी और ना उसको सोना नसीब हुआ। यहां सोने का ताल्लुक लीन से नहीं है। न इकबाल की दुबई में कोई जायदाद, जबकि मेरा ताल्लुक भी मुस्लिम लीग से था। न मेरे पास दुबई का वीज़ा, न मेरा कोविड टेस्ट। इमारात के जहाज़ में इकबाल को दुबई कैसे ले जाओगे? शाहीन से दुबई जा सकता था, मगर दुबई एयरपोर्ट पर शाहीन के अंदर से चरस निकली। अब नशे की हालत में शाहीन उड़ भी नहीं सकता। मेरी बात मानो, जिस इदारे में तुम काम करते हो ARY, उसके सरबराह हैं हाजी इकबाल। तो 50 साल से दुबई में रहते हैं। तुम मेरे बजाय एक्सपो में हाजी इकबाल डे मना लेना। हाजी इकबाल नफीस इंसान है, सारा दुबई उनको जानता है, और सबसे बड़ी बात, हाजी इकबाल दुबई वालों की समझ में भी आ जाएंगे। अगर वो राज़ी ना हुए तो फिर तुम इकबाल बानो डे मना लेना। वो भी नवंबर में पैदा हुई थी, मुझसे 2 दिन बड़ी थी। दुबई के हर घर से तुम्हें इकबाल बानो की गज़लें, नज़में और गीत मिल जाएंगे। मेरी शायरी किसी घर से नहीं मिलेगी। मुझ पर बात करके तुम पशेमान होगे और अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन लोग परेशान होंगे। एक्सपो नुमाइश फ्यूचर की नुमाइश है, यानी हम देखेंगे। इकबाल बानो यहाँ भी जब मौका मिलता है, हम देखेंगे गाने लगती हैं। पिछली इतवार ये फैज़ और फराज के साथ मेरे घर आई। खाने के बाद मैंने फरमाइश की, कुछ सुना दो। ताली बजा बजा कर शुरू हो गई, हम देखेंगे। फैज़ ने कहा, ये मत गाओ, ये नज़म ज़मीन पर मैंने अपने और तुम्हारे लिए लिखी थी। न तुम देख सकी न मैं देख सका, दोनों मर गए। ये शायरी यहाँ बेकार है। इकबाल बानो ने कहा, मैं समझी नहीं। फैज़ ने फराज से कहा, तुम समझा दो। फराज ने कहा, बानो, यहाँ न धरती के धड़ धड़ धड़कने की सदा आएगी, न बिजली के कड़कड़ कड़कने की सदा आएगी। यहाँ कपास भी नहीं उगती, तो रुई के गालों की तरह कोई उड़ भी नहीं सकता। यहाँ न तख्त है न ताज, फिर उछाले कैसे जाएंगे? फराज का इस तरह समझाना फैज़ को पसंद नहीं आया, वो उठ के चले गए। बात हो रही थी इकबाल डे की। अनवर मकसूद, मुझसे ऐसी कौन सी गलती सरजद हुई जिसको याद करके तुम इकबाल डे मनाते हो? मेरा कसूर सिर्फ इतना था, मैंने एक तकरीर में कहा था, हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान उनका हक़ नहीं देगा तो फिर मुसलमानों को अपनी रियासत अलग बनाना चाहिए। कायद ने मेरी बात मान ली। पाकिस्तान की करारदाद मंजूर होने से 2 साल पहले मैं मर गया, इस डर से नहीं कि करारदाद मंजूर न हो जाए। अनवर, मैं थक गया था। तुम लोगों के लिए सब कुछ कायद ने किया। तुम्हें 14 अगस्त 1947 के दिन पाकिस्तान मिल गया, मगर 1 साल बाद कायद ने पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का बोरिया लपेटा और वो फिर मेरे पास आ गए। तुम लोग मुझे बड़ा शायर कहते हो। बड़े शायर तो पैदा होते रहते हैं। मीर के बाद बड़े शायर पैदा हुए, गालिब के बाद, मेरे बाद फैज़, फराज, मुनीर, राशिद, नासिर और हज़ारों। बड़ा लीडर पैदा होने में सदियां लग जाती हैं। तुम लोगों ने कायद को बहुत सहल जाना। मीर ने कहा था, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं।
तुम्हारे यहाँ हर सियासी जमात का लीडर कह रहा है हम पाकिस्तान को कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाएंगे। उनसे पूछो 75 बरस से जिस पाकिस्तान में रह रहे हो वो किसका पाकिस्तान था। भूल जाओ हम दोनों को और बनाओ नया पाकिस्तान। मैं कसम खाता हूँ पाकिस्तान मेरा ख्वाब नहीं था, पाकिस्तान मेरी आरज़ू था जिसे कायद ने पूरा किया। लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, शीनी फरहाद, ससी पुन्नू, इश्क की सारी दास्तानें पढ़ चुका हूँ। मैं अगर किसी इश्क की दास्तान लिखता तो उसका नाम होता जिन्ना पाकिस्तान। जिन्ना को पाकिस्तान से इश्क था, मोहब्बत थी। अनवर मकसूद, मोहब्बत एक ऐसी बुनियाद है जिसमें कोई रखना नहीं पड़ता और सब बुनियादें अपनी जगह से हिल जाती हैं, ये कभी नहीं हिलती। कायद के पास राह तलब यानी पाकिस्तान हासिल करने की राह में कोई सामान नहीं था, सिर्फ इश्क का वसीला काम आया और कायद ने पाकिस्तान पा लिया। ये शायद पहली कहानी होगी जिसमें दोनों मिल गए। तुम लोगों ने 71 में कायद की मोहब्बत के टुकड़े कर दिए, खुदा की नेमतों से भरी हुई सरजमीन को दीवारी गिरिया बना दिया। तुम मुझसे इकबाल डे का जिक्र कर रहे हो, मैं कायद की बात कर रहा हूँ। उसकी पाकिस्तान से मोहब्बत देखो, तुम लोगों को आज़ादी दिलवा दी। न मोहताज सुल्तान न मरूब सुल्तान, मोहब्बत है आज़ादी व बेनियाजी। शेर में बेनियाजी आ गया तो कुछ तुम्हारे न्याजी मियाँ का जिक्र कर लूँ। 3 साल से हुकूमत कर रहे हैं, मान लिया ईमानदार हैं। कायद भी ईमानदार थे, मुश्किल से 1 साल हुकूमत कर सके। फिर बेईमानों के दामन में पाकिस्तान को रखकर चले आए। ज़माना ईमानदारों का नहीं रहा। जो निज़ाम तुम्हारे यहाँ है वहाँ बेईमानी लीगल है। जिस तरह एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है, उसी तरह एक ईमानदार सारे मुल्क को बेईमान कर सकता है। 3 सालों में चंद बेईमान पकड़े गए, मगर अदालत उनके फैसले करने से डर रही है। सब अपना इलाज बाहर करवाना चाहते हैं, सब बच्चों को बाहर पढ़ाना चाहते हैं, सबको बड़ी गाड़ियों का शौक़ है। गलत फैसलों के बगैर ये शौक़ पूरे नहीं हो सकते। 1000 बेईमान पकड़ लो, कुछ नहीं होगा। बेईमानी के मामले में तुम्हारी ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है। 9 महीनों बाद ये मज़ीद 10,000 बेईमान पैदा कर देगी। इमरान को चाहिए बेईमानों की फ़िक्र करना छोड़ दें, उनका फ़ैसला तो यहाँ हो जाएगा। न्याजी को मईशत, तालीम और सेहत पर ध्यान देना चाहिए था। सरकारी अफसर पब्लिक सर्वेंट होते हैं, मगर तुम्हारे यहाँ सरकारी अफसर चाहे वो सिविल हों या फ़ौजी, पब्लिक को सर्वेंट समझते हैं और बर्ताव भी उसी तरह का करते हैं। दुबई की एक्सपो 20 आने वाले वक्त की नुमाइश है, इंसान के उरूज की नुमाइश है। मैं इंसान के उरूज और आसमानों की बात अपनी शायरी में कर चुका हूँ। काश पाकिस्तान के स्टॉल में मेरे 3-4 शेर लिखकर ये लोग दीवारों पर लगा देते। उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। यही इस नुमाइश का मकसद है। शायद कि ज़मीं है ये किसी और जहाँ की, तू जिसको समझता है फलक अपने जहाँ का। तारों की फ़िज़ा है बेकराना, तू भी ये मकाम आरज़ू कर। या सिर्फ एक मिसरा लिख देते, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। कायद की सरज़मीन का हाल सुनकर मेरे सीने में दाग जलता रहता है। लाला के फूलों के चमन में भी इस तरह कोई जला नहीं होगा। मेरे बेकरार दिल का न वहाँ कोई इलाज था न यहाँ है। ज़ुबूर अजम मेरे फ़ारसी कलाम की किताब है जो एक दुआ से शुरू होती है। उसका एक शेर है जिसका मतलब तुम्हें समझा रहा हूँ। ऐ खुदा, अपने इस बंदे को जो दूसरों के सहारे नहीं जिया, तू मुझे दिल की गहराई और इखलास से निकली हुई वो अता कर जो सहर के मानिंद हो, जो मेरे अंदर की जुल्मत को नूर में बदल दे। तुम भी ये दुआ मांग लिया करो। एक ये फर्जी इंटरव्यू है मेरा, और मैं एयरवाई में हूँ, डायरेक्टर बोर्ड पे हूँ, मगर वो भी इसको रिकॉर्ड करने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे अभी रुक जाए। ये एक फर्जी इंटरव्यू है। सर, आप चाह रहे हैं पाकिस्तान रियासत मदीना बन जाए?
जी, ये मेरा मिशन है। आप खुद को टॉम क्रूज समझते हैं? क्या मतलब मिशन इम्पॉसिबल? मेरे लिए लफ्ज़ इम्पॉसिबल कोई मानी नहीं रखता। रियासत मदीना तो बनाऊंगा। सर, आप खुद सिद्दीक हैं, सच्चे। आपके साथ उमर है मगर वो असद हैं। आपके साथ उस्मान है मगर वो बुज़दार हैं। आपके साथ अली है मगर वो जैदी हैं। सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली। आप जी किन को किन से मिला रहे हैं? सर, मैं सिर्फ नामों की बात कर रहा हूँ। अगर अल्लाह ने आपकी बात सुन ली और रियासत मदीना जो आजकल है वो बना दी, तो शेख रशीद कुरैशी साहब और बहुत से मुतव्वे बन जाएंगे, खाकी जुब्बे पहने नज़र आएंगे। और ये मैं पुरानी रियासत मदीना की बात कर रहा हूँ, जिसका कानून इंसाफ और सिर्फ इंसाफ पर था। सर, रियासत मदीना में 7-8 लोग थे, आपकी हुकूमत में 150 के करीब है। और जी इंसाफ होगा तो 7-8 ही रह जाएंगे। जब हम रियासत मदीना की बात कर रहे हैं तो हुजूर का नाम और उनका जिक्र सर बार बार आएगा। जी, उस नाम के बगैर तो रियासत मदीना कुछ भी नहीं। सर, हुजूर ने फरमाया था सबसे पहले उस्मान मेरे साथ जन्नत में होगा। जी, फरमाया था। तो आपने इसी वजह से उस्मान को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया। जी, आप गनी को बुज़दार से क्यों मिला रहे हैं? तौबा करें। सर, हुजूर खुद इंसाफ करते थे, वहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट या नैब नहीं थी। जी हाँ, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करके खुद इंसाफ करें। और ये आप किस किस्म का सवाल कर रहे हैं? सर, रियासत मदीना की बात कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया था मैं आखिरी नबी हूँ, ख़ातिम, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। जी हाँ, हुजूर ने कहा था ये, मैं आखिरी नबी हूँ। तो सर, क्या आप भी ऐलान करेंगे मैं पाकिस्तान का आखिरी वज़ीर आज़म हूँ, मेरे बाद यहाँ कोई वज़ीर आज़म नहीं आएगा? कोई वज़ीर आज़म ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? हुकूमत कौन करेगा? सर, फ़ौज करेगी। फ़ौज कब तक करेगी? सर, अबद तक। अनवर साहब, अबद तक फ़ौज हुकूमत कैसे कर सकती है? सर, अज़ल से तो कर रही है। सर, आप जावेद का मतलब जानते हैं? जी जी, अल्लामा इकबाल के बेटे थे। सर, जावेद का मतलब है हमेशा, दाइम, सदा। हमारी फ़ौज के सरबराह का नाम भी जावेद है। वो जी, उनकी मुलाजमत तो दिसंबर में ख़त्म हो रही है। सर, फ़ौज तो ख़त्म नहीं हो रही है। मैं तो जी आपको एक पढ़ा लिखा आदमी समझता था अनवर भाई। सर, करप्शन के बजाय तालीम पर जोर दें। इस उम्र में शायद पढ़ लिख जाऊं। मेरी दुआएं अब भी आपके साथ हैं। आप रूस के दौरे पर जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे पहले वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान पहले गैर मुल्की दौरे पर अमेरिका के बजाय रूस चले जाते तो आज हमारे हालात बहुत बेहतर होते। देखिए जी, लियाक़त अली ख़ान भी सच्चे इंसान थे। उन्होंने सच्चे अमरीकी दावत कबूल कर ली। सर, सच्चा अमरीकी कहाँ से मिल गया? उनको ट्रू मैन ने बुलाया था। सर, आपको रशियन आती है? और जी, रशियन इशारों से समझ जाते हैं कौन क्या कह रहा है। सर, ये खाली दुबई में है। अच्छा जी, इजाज़त दें मुझे। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हो गया टाइम? अभी है टाइम? नहीं नहीं, आधा घंटा पागल नहीं हूँ बिल्कुल। नहीं, 14 मिनट हैं। अनवर भाई कुछ और सुनाएं तो जी। चले, मैं आपकी मर्ज़ी पे एक चीज़ सुनाता हूँ।